बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद जहाँ बढ़ रही है, वहाँ पे एक अच्छी खबर भी आ रही है कि दुनिया के कई मुल्क इस बीमारी के साथ साथ खुलना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मियाँ वापसी की तरफ गामजन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान मरीज़ों की तादाद में हैरानकुन हद तक इजाफा हुआ है और डॉक्टर हजरात अभी भी यही कह रहे हैं कि अपने घरों में रहें, एहतियात करें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि 20 नुकात जो उल्मा और हुकूमत के दरमियान तय पाए, उस पर बड़ी कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है, जिस पर यकीनन हमारे मुल्क भर के उल्मा जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम उनकी करेंगे भी। और साथ ही आज एक बार फिर भारतीय फ़ौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले खुईरट्टा सेक्टर में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से एक बुज़ुर्ग खातून शहीद हुई और एक बच्ची शदीद ज़ख्मी हुई, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज भी किया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि एक तरफ कोरोना की वबा चल रही है और दूसरी तरफ भारत है कि जो अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा। और साथ ही प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मिशन एसार का। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब बाकी मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत की कि पूरी दुनिया इस वबा की जद के अंदर है, खुद भारत इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क़यादत जो है वो अकल के नाखून नहीं ले रही और पाकिस्तान की जितनी सिविलियन आबादी है उसको रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या तर्ज अमल है? देखिए, इस वक्त इस कोरोना की सूरत हाल में 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका रवैया कम से कम जंग के मामले में नहीं बदला। एक भारत है, दूसरा इजराइल है और तीसरा अमेरिका है। अमेरिका ने भी अपनी, आपको याद होगा कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द उस तरह अपनी फौजें थी वो भेजी हैं, उसका बकायदा एक मिशन शुरू किया और उसके साथ साथ इजराइल तो वहां पर गजा के साथ जो सलूक कर रहा है। भारत का भी मामला यही है कि भारत जो है इस वक्त उस जंग के अंदर अपने आप को लगता है कि आना चाहता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो इस भारत के मामले के अंदर। एक तो यह है कि इकोनॉमिक सूरत हाल जो पहले ही बहुत फ्रेजाइल थी और उसके साथ साथ जब कश्मीर का इशू हुआ और उसके साथ साथ जब उनका जो उसका अपना NRC का इशू हुआ तो एक स्टैंड स्टिल किस्म की इकॉनमी हो गई थी। अब वहां पर यह हुआ है कि इंटरनेशनल के साथ बाजारी में इंडिया का मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात यह है कि इंडिया के अंदर जो बंदा जो कमा के खिलाने वाली कौम है वो हिंदू नहीं है, वो या तो दलित है जिनको हिंदू जो है, खुसूसन ब्राह्मण हिंदू जो है वो बिल्कुल किसी तौर पे घास नहीं डालते। दूसरा यह है कि सब्जी पे, बाकी चीजों पे, मिनरल जॉब के ऊपर 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो तो छाए हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि कश्मीर और बाकी अब होना यह है कि वो जो ऊपर एम्पायर बनी हुई है ये गिरना शुरू हो जाएंगी, जिसमें बात है अंबानी भी गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। तो जहां बिल गेट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहा, जहां बाकी इस वक्त 45,000 कॉर्पोरेशन समझती हैं कि हम शायद 500 या 600 कॉर्पोरेशन रह जाएं, वही बड़ी छोटी छोटी सी कॉर्पोरेशन रह जाए कोरोना के बाद, वहां इंडिया की क्या सर्वाइवल किट होगी? सर्वाइवल किट तो उसकी वही है जो हमारी है और वो है एग्रीकल्चर, वो काम जो कि हम हाथ से करके कमा सकें और खा सकें। उस मामले के अंदर यह है कि वहां पर मुसलमान चूंकि 70 साल से बेचारे इसी हालात में रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है कि जो काम गरीब आदमी का काम होता था, जो कि खेत पे काम करने वाला था, कुक लगे होते थे, पर क्या क्या हर वो काम जो कि बनारसी साड़ियों के वो काम कर रहे होते थे, जूते गांठ रहे होते, इस तरह की चीजें वो करते थे। मेन स्ट्रीम में तो आए नहीं, उनके हाथ में चले जाएगी। इससे पहले कि इकोनॉमी उनके हाथ में चले, इंडिया एक वॉर के अंदर एंटर होना चाहता है। और मुझे जो इंतलात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और ये साहब अपनी भी बातें, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। देखिए, वॉर के लिए पैसे की बातें उस्मान साहब, मसला ये होता है कि जो इंटरनेशनल वॉर होती है ना, ये लंबी नहीं चलती होती। इंटरनेशनल वॉर जो है ये बड़ी जल्दी खत्म करा दिया जाता है। खुसूसन जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आता है ना तो उसके अंदर तो और लोग भी बड़े शोर चमचाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान जंग लड़ रहे हैं और कोरोना की सूरत हाल है, क्या दुनिया इस वक्त इस वॉर के लिए तवज्जो दे सकेगी जो कि अपनी वक्त में उलझी हुई है? तो वॉर, इंटरनेशनल वॉर जो है 10-15 दिन के लिए होती है, उसके बाद आके होकर बिठा लिया करते हैं। लेकिन उसमें वार का फायदा जो है पोलिटिकली उठाया जाता है। एक तो लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वॉर जो है इतनी जो है वो अपना आसानी से खत्म हो जाएगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अलकायदा ने अपना पूरे का पूरा दुनिया का हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया शिफ्ट कर दिया और अलकायदा गज़वा हिंद जो है उनका मुजल्ला छाया हुआ है और मुजल्ला उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नेट के ऊपर डाल दिया है। और वो कहते हैं कि अगर इंडिया जो है किसी भी तौर पर भी किसी भी तरह
طرف جنگ کی طرف ہوا تو القاعدہ جو ہے وہ انڈیا کو ودن جو ہے تباہ کرنے کے قابل ہے اور انڈیا کو تباہ برباد کر دے گی. انڈیا کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا صورتحال ہوگی اور کیسی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی آبادی کو بھوک ننگ کا شکار کیا ہے, بڑی آبادی کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نفرت کا شکار کیا ہے. لیکن بات وہی میں آپ سے کہتا ہوں, جنون ہے. کوئی دیکھے نا, آج سے 15 سال پہلے, 8 سال پہلے, 6 سال پہلے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ہندو مسلمان اس شدت سے لڑیں گے کہ جو بڑی مشکلوں سے کانگریس یہ وہ ان کو بلا پسلا کے یہ کر کے اکٹھے کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ جو پاکستان کو بھی, انڈیا کا مسلمان پاکستان کا بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا مسلمان جو ہے وہ پاکستان کے دل سے حق میں بنا ہوا ہے, اور وہ اگر باہر کھل کے نہ بھی بات کرے, لیکن اگر کل کوئی کرائسس ہے لائن آف کنٹرول میں ہو یا اوورآل سرحد میں ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 10-15 سالوں سے جنہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں, جنہوں نے لنچنگ کی ہوئی ہے, جن کو گوشت کھانے کے اوپر کٹائی لگائی ہوئی ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے روز ہر پڑوسی کہتا ہے کہ اٹھ کے جا کے باہر چلے جاؤ, جن کی سبزی دکانوں سے کوئی دکان نہیں خریدتا, جن کو پولیس والے مارتے ہیں, جن کی تباہ و برباد قسم کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے, زندہ جلا دیا جاتا ہے, وہ انڈین آرمی کا ساتھ دیں گے؟ وہ اگر نہ بھی کھل کے آئے تو اور کچھ نہیں تو انڈین آرمی کے راستے میں کانٹا ضرور بچھائیں گے کسی نہ کسی طرح. اور خصوصاً سکھ جو ہیں, جو کہ آپ کو بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ ان کا, اور سکھوں کی جو صورتحال ہے, اور کشمیر کا پورا بارڈر ہے بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کشمیری نے تقریباً اس وقت 1 سال کے قریب لاک ڈاؤن دیکھا ہوا ہے, وہ لاک ڈاؤن کبھی کبھی ایک فری پیسج دے گا انڈیا کو, اور جہازوں سے اور ایئر پلین سے اور اس سے اپنا ڈرون سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتے ہیں. فیلڈ زمین کے اوپر جب تک آپ کے پاس انسان آپ کے ساتھ نہ ہو, قوم آپ کے ساتھ ہو. اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ بنارس سے اٹھ کے یا چنائی سے اٹھ کے یا کلکتہ سے اٹھ کے یا کیرلا سے اٹھ کے ان لوگوں نے آ کے تو بارڈر پہ جنگ نہیں لڑنی. بارڈر تو بہت دور ہے ان سے, وہ تو بڑے آرام سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. کلکتہ کا بندہ جو کہ ہگلی کے علاقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا دلچسپی ہے کہ پنجاب کے بارڈر میں لدھیانہ میں کچھ ہو رہا ہے یا امرتسر میں کچھ ہو رہا ہے یا جموں میں کچھ ہو, اس کو کوئی دلچسپی نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہازوں کی پرواز باقی ساری چیزیں بھی وہ اسی علاقے تک محدود ہوگی. زمین یہی تپنی ہے, اور یہ تپنے والی زمین جو ہے یہ انڈیا کے خلاف ہے, اس طرف سے بھی خلاف ہے اور اس طرف بھی خلاف ہے. تو یہ بھارت کی قیادت یہ سوچتی کیوں نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں شروع ہوں گی بھی تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہنی, تو پھر جان بوجھ کے اس میدان میں اترنا اور پورے جو ملک کو جنگ میں جھونکنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کبھی بھارتی معاشرے کا مطالعہ کریں نا تو بہت آپ کو حیرانی ہوگی. ایک ایسا عجیب و غریب قسم کی, ایک نان سائنٹیفک قسم کی صورتحال ہے وہاں پر. آپ خود سوچیں کہ مذہب ان کا بالکل مختلف اور طرح کی چیز ہوگا, لیکن ان کے جو پریکٹسز ہیں وہ بڑے میتھولوجیکل ہیں. مطلب اگر 5 منٹ شادی لیٹ ہو جائے, مہورت لیٹ ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب میں وہاں گیا ہوں, وہاں جو ہے جے پور میں جنتر منتر ان کے مین جگہ ہے, اور جنتر منتر میں وہ بیٹھ کے وہ سارے کے سارے جو ہے آج سے صدیوں پہلے بنایا گیا تھا, جہاں ستاروں کی موومنٹ دیکھتے تھے اور یہ کرتے تھے. ان کے پنڈت جو ہیں وہ کنڈلی نکالتے ہیں پیدا ہوتے ہی, بعد میں بھی, آگے بھی, پیچھے بھی. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں کہ جنتری دیکھے بغیر چلتے نہ ہو. اب اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کا بڑے بڑے لوگ جو ہے جو کہ سمجھتے اس پہ بلیو کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ میں ڈی جی آرکیالوجی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ خود جب پورے کا پورے کیلکولیشنیں کرتا تھا اور بڑے زاچے بنایا کرتا ہے, اس طرح کئی لوگ ان کا ہر ایک کرتا ہوتا ہے. ان کو کسی نے کہہ دیا ہوا ہے کہ آخری جو کلیوگ کی جنگ ہے پاکستان سے آپ لڑیں گے, اور یہ 2014 سے ان کو کہا جا رہا ہے. میں نے 2013 میں کالم لکھا تھا کہ 2014 میں انڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ میں کود جائے, کہ ان کے پنڈت کہتے ہیں کہ اگر 2014 سے لے کے فلاں عرصے تک اگر آپ نہ کودے تو پھر آپ کی شکست ہے. چلیں جی, اور یہ سب دیکھتے ہیں کہ وائلیشن ہوئی تھی, دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. پہلی وائلیشن تھی 2014 میں 39 شہید ہوئے تھے. اچھا, ہم بریک لیتے ہیں, تھوڑا سا آڈیو میں بھی پرابلم آ رہی ہے. ناظرین, یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کرونا وائرس سے ہونے والے تباہی اور اس کے حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کے اندر علماء اکرام جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اس پر ہوگی بات. اور جو بھی سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے نماز باجماعت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے, نماز تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہے, اور یہ سب کیا کہیں گے سارے ان معاملات کے اوپر؟
देखिए मैं बहुत खौफजदा था शुरू में कि उसकी बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जो है उलमा को बदनाम करने के खाते में पड़ा हुआ है। आपको अंदाजा नहीं कि हौसला 100 से ज्यादा लोग भी ज्यादा तबलीगी जमात के वाले से ना हुए हों, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और दुनिया पूरी में, इंडिया में भी चलाया गया। तो मुझे डर था कि कहीं अगर वहां पर नमाजी हावी हो गए और उलमा जो हैं वो उनके सामने सरेंडर कर गए तो मसला हो गया। लेकिन ये 2-3 दिन की जो प्रैक्टिस है उसने साबित किया है कि आप अंदाजा करें कि आम नमाजी जो है वो वॉलंटियर्स के तौर पर वहां खड़ा होता है, हाथ में सैनिटाइजर लेके खड़ा होता है, स्प्रे गन लेके खड़ा होता है, लोगों को देखता फिरता है, ये सारा कुछ। अगरचे उसने बाद देखा पुलिस का रवैया बड़ा मुझे गलत लगा, वो जाके इमाम मस्जिद को डांट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, ये करो वो करो, वो पुलिस वाले अपने हिसाब से जिस तरह का उनका होता है। हालांकि इमाम मस्जिद खुद लोगों को अपने तौर पर वो कह रहा होता है कि हमने खासतौर पर फैसला किया है और ये इजमाए उम्मत का फैसला, और बहुत अच्छा लोगों ने उसमें रिस्पॉन्स दिया। सो कहीं कहीं ये आया है कि वो जो बुजुर्ग हमारे हैं वो जिद्दी किस्म के बुजुर्ग होते हैं, वो आने की कोशिश करते हैं, जिनको लोग बड़ा समझा बुझा के वहां वापस भेजते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा, और आप भी तरावी पढ़ते हैं, आपको आपने भी देखा होगा कि यही सूरत हाल है कि बाकी जगहों पे बिल्कुल वो जो एक वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे। इसका मतलब यह है कि हम अगर दीनदार तबके को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो हमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाता है। जबकि उसके मुकाबले में आप देखें, रेडी वालों को देख लें, ताजरों को देख लें, आम जनरल पब्लिक जो कि मोटरसाइकिलों पे पूरी पूरी फैमिलीज लेके निकली होती है उनको देख लें, उसके बाद आप टांगे कोई किसी भी कम्युनिटी को देख लें, उन्होंने बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बिहेव किया है। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज आप देख लें, कहीं पर चले जाए, किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, आपको किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई हिदायत जो है उस पर अमल करते हुए नजर नहीं आता। जबकि मसाजिद ने ये अमल करके दिखा दिया और साबित कर दिया कि दीन के तहत जो लोग हैं या दीन के ज़ेर असर जो लोग हैं वो अगर कोई वादा कर ले तो उनको बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है जी। और ये सब दूसरी जो बड़ी बात है जो आजकल बहस चल रही है सियासत की, अगर हम बात कर लें तो 18वीं तरमीम के अंदर के बाद जो शिकें हैं उसको तब्दील करने की बात हो रही है। वफाकी वज़ीर हमारे असद उमर साहब हैं, उन्होंने बात की, बाकी और वज़रा भी इस पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। शाहमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन भी उसके मुकाबले में बयान दे रही है। तो क्या 18वीं तरमीम को बदलने का या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स और लाने का ये वक्त है, ये वाला जो कोरोना का चल रहा है? देखिए, कोरोना ने ही तो रियलाइज करवाया है कि 18वीं तरमीम जो है वो उसने पाकिस्तान को 4 ऐसे हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि जिसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन लेवल की चीज नहीं रह गई। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद भी अगर हमने एक दूसरे को गालियां ही देनी है कि वफाक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, या वफाक कह रहा है कि सिंध कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि हमने बहुत घाटे का सौदा किया है और ये घाटे का सौदे में आवाम का नुकसान होता है। अब देखिए मसला जिस दिन जब ये अमेंडमेंट हो रही थी उस वक्त ही आम लोगों की राय ये थी कि हमने 4 मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान बना दिए हैं और 4 पाकिस्तानों के अंदर सबसे ज्यादा जो खराबी होगी वो उन लोगों की होगी जो उन सूबों के अलग अकलियत वाले लोग होंगे। मसलन सिंध में आपने सिंध बना दिया तो सिंध की जो दूसरी अकलियतें हैं वो पूरी जिंदगी ये कभी कोशिश नहीं कर सकती कि वो उनको आगे बढ़ सके या उनको इख्तियार दे। ये जमहूरियत की बहुत बड़ी खराबी है। इसी तरह केपीके के अंदर आप देखा होगा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी एबटाबाद के उसके इलाके की, हज़ारा सूबे की, और वो हज़ारा सूबा अच्छी खासी, लेकिन वो अब केपीके के हिसाब से चूंकि आपने कर दिया अमेंडमेंट और सूबे को इख्तियार इस तरह के दे दिया है कि वो सारी जिंदगी जो है वो बेचारे रगड़ते रहेंगे। और वही इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप है, मतलब बलोच बिल्कुल अलग है, पश्तून बिल्कुल अलग है, बरोई जो है वो बलोच कहलाते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर जब वो एक दफा उनकी हुकूमत आई थी मुझे याद है बिल्कुल अलग बिहेव करते थे अपने तौर पर। अब मसला जरा ये है कि इसके अलावा ये तो अंदर की सूरत हाल है कि आप जब एक अंदर को इख्तियार, अब कराची का मसला क्या है? कराची का मसला यही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो दिल के साथ वहां खर्च नहीं करना चाहती है और कराची वाले दिल के साथ सिंध गवर्नमेंट को मानते नहीं है। ये वजह है कि वहां क्राइसिस बना हुआ है, क्योंकि बाकी ना लाड़काने से आवाज आती है न किसी और जगह से आवाज आती है तो कराची से आती है। और वो कराची से इसलिए आती है कि आपको पता है कि ये नफरत क्यों पैदा की गई है, पैदा हो गई, और 80th अमेंडमेंट उसके अंदर बुनियादी किरदार अदा करती है। दूसरी जो अहम तरीन बात इस सारे सिनेरियो के अंदर ये हुई है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नेशनल यूनिटी का अलामत थी। मतलब आपकी हायर एजुकेशन नेशनल यूनिटी की अलामत थी, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल यूनिटी की अलामत थी, आपका करिकुला नेशनल यूनिटी की अलामत थी, आपका मजहबी फैसले जो है वो नेशनल यूनिटी की अलामत थी, आपके तमाम तर चीजें जितनी भी हैं, इस इवन ये कि कर्जे के मामला वो भी नेशनल यूनिटी का तस्वर जो है बिल्कुल खत्म हो गया। और आखिरी जो सबसे अहम बात है नेशनल किटी की ये हुई कि हमने 70 साल इकट्ठे मिलकर कर्ज लिया।
ٹھیک ہے, کہیں خرچ ہوا, کس طرح خرچ ہوا, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ 58% کے قریب آپ نے صوبے کو دے دیا اور باقی وفاق نے ان قرضوں کو ادا کیا جو قرضہ باقی صوبوں نے بھی لیا تھا, وہاں بھی خرچ ہوا تھا. اور وہاں بھی اب موٹر وے اگر پشاور میں بھی تو بنا ہے, اس علاقے میں بھی بنا ہے, لیکن مرکزی اس کو ادا کرتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہوا یہ ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہوتی چلی گئی ہے. اور آج بھی جب بھی کرائسس آتا ہے پاکستان کے اندر تو وفاق کا پرائم منسٹر جو ہے وہی تو مانگنے جاتا ہے, کبھی اس سے جب مانگے, کبھی اس سے مانگے, کبھی IMF سے مانگے, اور صبح جو ہے اپنے ریسورسز کو ساتھ لے کے وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو چاہتا بھی نہیں کمپرومائز کرنا. یہی حالات ہیں جس نے آج سوچنے میں مجبور کیا ہے کہ کرونا کی ساری کنفیوژن کی بنیاد جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ ہے. اور اس 18th امینڈمنٹ کو اگر ہم ٹھیک کر لیں اور اس کو ٹھیک دوبارہ اس میں لے آئیں تو ہوگا یہ کہ اور کچھ نہیں, کم سے کم کرائسس ٹائم کے اندر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, جو کہ ہمارا کبھی ایک زمانے میں بہت بڑا ترہ امتیاز ہوتا تھا کہ یہ ملک کرائسس میں اکٹھے ہو جایا کرتا تھا. لیکن کیا اپوزیشن مانے گی اس بات کو؟ آج بھی پیپلز پارٹی کے بعض وزراء کا اور خود بلاول بھٹو کا بیان تھا کہ جی جناح ہاسپٹل کے بارے میں تو پھر 18ویں ترمیم آپ بھول جاتے ہیں, اور کئی معاملات کے اندر تو آپ 18ویں ترمیم بھول جاتے ہیں, ان معاملات میں آپ 18ویں ترمیم, تو یہ یکسوئی کہاں سے آئے گی؟ اب آپ خود منتشر ہیں, ہر معاملے کے اوپر منتشر ہے. یہی تو مسئلہ ہے. مجھے لگتا یہ ہے یہ عاصم سلیم باجوہ کے آنے کے بعد اور اس طرح کی تبدیلی کے بعد کہ کچھ ایک باتیں پس پردہ طے ہو گئی ہیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے, اور اس آئندہ کیا کرنے کے معاملے کے اندر ہی ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس نیشنل صورتحال کے اندر, کیونکہ کل کو اگر جنگ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو 18th امینڈمنٹ تو آپ کو کہیں کا رہنے نہیں دے گی. آپ تو اسی بات پہ کہے گا جی ہمارے علاقے سے جو ہے سڑک میں سے گاڑی پرمٹ لے کے گزرے گی, ایک کہے گا نہیں کرے گی. آپ کتنی دیر تک فوج کہے گی کہ نہیں ہم بیچ میں آتے ہیں, ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم نے کھنجو میں بھی لڑنا ہے, ہم نے رنگیار خان کے بارڈر پہ بھی لڑنا ہے, ہم نے میرپور خاص میں بھی لڑنا ہے, ہم نے کشمیر میں بھی لڑنا ہے, تو ہم کہاں کہاں جا کے کوارڈینیٹ کریں گے, اور ہر روز CEC کی میٹنگ ہوتی رہیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کا وہ جو اختیار ہوتا ہے کسی ملک کو اکٹھا رکھنے کا کرائسس ٹائم میں, وہ مکمل طور پہ ختم ہوگا. اس نے دکھا دیا یہ سارے کا سارا کہ یہ صورتحال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی طور پہ معاملہ بھی یہی ہے کہ اور کچھ نہیں تھا, 18 امینڈمنٹ کے دوران لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے, وہ ساتھ لے کے چلنے کا علاوہ ایشو جو ہے وہ بالکل نہیں نظر آیا. اچھا, جو آج تبدیلیاں ہوئی کیا ہوا ہے, اصل مسئلہ یہ ہوا ہے, ہاں جو آج تبدیلیاں ہوئی ہیں, جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب آئے ہیں, بڑے ویٹرن قسم کے ISPR کو بالکل نئی جہت انہوں نے دی, اور اس دور میں لوگوں کو پتا چلا کہ ISPR بھی کوئی بہت بڑا محکمہ ہے. جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چلے, آج وہ معاملے خصوصی کے طور پر شامل ہوئے فردوس عاشق اوان کی جگہ پہ, اور ساتھ ہی شبلی فراز صاحب جو بڑے کول آدمی ہیں ان کو وفاقی وزیر اطلاعات بنایا گیا ہے. یہ تبدیلیاں بھی کوئی آنے والے حالات کا کوئی اشارہ پیش کر رہی ہیں؟ دیکھیں آنے والے حالات میں مجھے لگتا یہ ہے کہ سسٹم جو ہے نا اس کو اگر عمران خان صاحب تبدیل کرنا چاہیں گے تو فبہا, نہیں کرنا چاہیں گے تو اور راستہ نکالنا پڑے گا اور نکل آئے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے آج نہیں تو کل فوج جنگ کرے یا نہ کرے, بارڈر خراب ہونا یا ہو, کرونا آپ کو اس لیول پہ لے آئے گا کہ کوئی کسی کی نہیں سنے گا. اور پھر اسی کیسے, اور کرونا کے حالات جو بند ہیں جس طرح ہم نے مس ہینڈل کیا ہے, دیکھیں نا وہاں سنیں, کرونا کو ہم نے جس طرح مس ہینڈل کیا ہے, اس میں سینڈل کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس سطح پر اپنی ہیلتھ سروسز کو اسیس کیا اور کتنی آپ نے اس کی بہتری کے طور پہ کام کیا. اب دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ کے قریب ہم دیہڑی دار وہ جو غائب ہوئے ہیں ان کو دیہڑی غائب ہوئی ہے, وہ بے روزگار, ان کو تو الاؤنس دیں گے. آپ کا نیچے نیٹ ورک ہی نہیں بن سکا کہ کیسے دیں گے. آپ اندازہ کریں آپ نے کیوں وایا جو ہے اپنا کمپیوٹر شروع کیا, اس لیے کہ صوبے آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. آپ براہ راست آپ کہتے ہیں کارڈ دو, کارڈ وہاں جاتا ہے, وہ کارڈ وہاں سے کر کے آپ وہاں سے اس کو شناختی کارڈ کے ذریعے آپ کو ایک سینٹر میں جمع کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ لے کے چل جاتے ہیں. ایک آرٹیفیشل نظام سے حکومتیں تو نہیں چلا کرتی. اب یہی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک ہی ختم ہو چکا ہے, اور نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے صوبے نے. آج مثلا اگر پنجاب میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے اور KPK میں ختم ہو جائے تو عمران خان تو 1.5 کلومیٹر کا وزیر اعظم بن کے رہ جاتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ ابھی بھی آپ کو ایسا ہے نا مجھے
नीचे पटवारी ने नेटवर्क बनाना होता है, नीचे तहसीलदार ने बनाना होता है, नीचे लोकल गवर्नमेंट वाले बनाना होता है, जो रोज से चीखते हैं। ये सारे प्रोविंसेस के पास हैं। अब होता क्या है कि अगर आपकी अपनी पार्टी का भी वजीर आला नीचे हो तो आप उसके साथ उस तरह ढंग से रहते नहीं, क्योंकि उसके पास इख्तियारात होते हैं। आप नहीं चाहते कि वो इख्तियारात इस्तेमाल करके उसके अंदर आदत पड़ जाए आपका सामने खड़े होने की या आप सामने बात करने की। आप उसको रियलाइज ही नहीं करने देते। इमरान खान ने यही तो किया है कि उन्होंने बुजदार को रियलाइज ही नहीं होने दिया। कभी चीफ सेक्रेटरी के जरिए हुकूमत की, कभी आईजी के जरिए हुकूमत की, कभी किसी और के जरिए हुकूमत की। ये उन्होंने केपीके में किया और बार-बार बदलते भी रहे। अब उनको इमरान खान साहब मतलब इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान ने 3-4 चीजें जो है बड़ी अजीबोगरीब बना ली अपने दिमाग में, जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही और जो उनको अंदाजा नहीं। उन्होंने समझ लिया है कि इस मुल्क के अंदर जो है बहुत माशी सूरत ऐसी है कि जो 1 साल 1.5 साल के अंदर ठीक हो जाएगी और वो बड़ी आसानी। ये उनको अंदाजा बहुत गलत दिलवा दिया गया था जिन लोगों ने दिलवाया। अच्छा, आप वो समझते हैं कि कोरोना जो है ये बेसिकली ये बहुत बड़ी साजिश हो गई है उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ, और उसको हमने आगे बढ़ना है, बेशक उसमें कोरोना में हमें कुछ करना पड़े। अच्छा, उसके बाद दूसरा उन्होंने ये तस्वर कर लिया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर सियासत जो है, ये जो लोकल पॉलिटिशियन बिल्कुल इनको पता ही नहीं दुनिया का। इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, वही असल चीज है और वही आगे लेके चल सकते हैं मुल्क को। इसलिए उन्होंने जितने बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट से वो लेके आगे, उनको अलग बे नहीं आती थी पाकिस्तान के बारे में। और उसके बाद आखिरी बात जो थी उसके अंदर ये हुई कि इमरान खान ने ये समझ लिया है कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी फंडामेंटल रिपोर्टें होती हैं, इनके अंदर बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं, बड़े अच्छे, ये बड़े कैपेबल लोग हैं। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया। मैं आपको 3 साल में नहीं ये कर सकते फोरेंसिक लैब। 3 हफ्ते इजाफा कर दिया उसमें, नहीं हो सकता इजाफा कर दिया। उस्मान साहब इसमें कुछ नहीं है। मैंने पहले दिन चैलेंज किया था, मुझे एक दफा बता दो जिसके तहत वो ट्राई करेंगे उसको। उनको ये किसी ने बता दिया है कि असल में ये जो रिपोर्ट आती है ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा डाका पड़ा उसके अंदर। अब असल ये है कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है उनको यही नहीं पता था कि जिससे पाकिस्तान में सब्सिडी दी जा रही थी उससे तो इंडिया में भी दी जा रही थी, ईरान के अंदर भी दी जा रही थी, इर्द गिर्द के दूसरे मुल्कों में भी दी जा रही थी। हालात ऐसे थे, इंटरनेशनल मार्केट क्या थी, सब्सिडी क्यों दी जाती है। उन्होंने एक खास किस्म के पुलिस के अंदाज के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा के रख दी। अब ऐसी सूरत है, इमरान खान इस समय इतना बड़ा डाका पड़ गया, हो वो ये बात है 200 अरब रुपया चला गया, 500 अरब रुपया चला गया। वो भाई चला गया, यकीन हम कहते चला गया होगा, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो तो अमेरिका जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे मुल्क, फ्रांस जैसे मुल्क, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आपके तो FIA की कभी ट्रेनिंग ही नहीं रही और अभी तक उसी क्राइसिस में पड़े हुए हैं। कभी इसको गालियां, कभी इसको ये, कभी इसको ये, कभी उसके बारे में जिट्टी हो जाते हैं, कभी उसको तब्दील कर देते हैं। इस फ्रेम से जब तक वो नहीं निकलेंगे, जब तक वो इंडिजिनस सोचना नहीं शुरू होंगे, तब तक वो तब्दीली ये नहीं आ सकती जिसको हमने कभी ख्वाब देखा था। तो होगा क्या अब फिर, मतलब ये ख्वाब ही देखते रहना कि कुछ अमल की तरफ भी आना है? देखिए, मुझे तो बहुत प्लीक सी सूरत हाल नजर आ रही है। पहली बात तो यह है कि अभी अगला महीना कोरोना संभाल गए ना तो तब भी बड़ी बात है। अब आप देख ले, आज 500-600 बंदा रोज बढ़ रहा है उस्मान साहब, ये कुछ थोड़ी तादाद है। लेकिन उसमें तो हमारे बंदों का भी कसूर है ना, उसमें तो हमारे अवाम का भी कसूर है कि समझने को तैयार ही नहीं है, घर में बैठने को, एहतियात करने को तैयार नहीं है, गली बाजारों में। हाँ उस्मान साहब इसी अवाम के हिसाब से कानून नाफिज किए जाते हैं। जहां अवाम सुनने को तैयार होती है वहां सुनने के हिसाब से किए जाते हैं, जहां सुनने के तैयार नहीं होती वहां सख्ती से किए जाते हैं। अब बता जाए कि आपने पहले जब खराब कर लिया मर्ज को, फिर उसके बाद आप जो मर्जी करते फिरे। अब मुझे आज तक समझ रहे, ये आज तक ये नया लफ्ज मुझे पहली दफा पता चला है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन, यार लॉकडाउन होता है या नहीं होता? स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज है? हाँ, कोई नहीं होता स्मार्ट लॉकडाउन, कोई चीज नहीं होती। आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, आप समझते हैं कि ये हम सर्विस बना चुके हैं, ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ये खाना देंगी, ये मुल्कों को ये करेंगी, ये फायर ब्रिगेड का काम करेंगी, ये वाटर सप्लाई का काम करेंगी। ये पूरी एक नेटवर्क बनाते हैं फोर्सेस का, जो अवाम के वॉलंटियर्स का। वो वॉलंटियर्स आप देते हैं सरकारी एम्प्लॉइज से, टीचरों को लेते हैं, फॉरेस्ट के गार्ड को लेते हैं, इरिगेशन वालों को लेते हैं, बाकी लोगों को लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट वालों को लेते हैं, उनके एक बनाते हैं, सिविल डिफेंस वालों को लेते हैं, उनके एक यूनिट बनाते हैं। और वो यूनिट जो है उसके अंदर एक पुख्ता न्यूक्लियस के तौर पर काम करता है, जैसे सिविल डिफेंस के अदारे एक जमाने में काम किया करते थे। आपने दिमाग का आपका अजीबोगरीब है, ये टाइगर फोर्स आ गई है, तो ये फलानी फोर्स आ गई है, इस्लामाबाद की रोज की मीटिंगें हो रही हैं, मैं वो पता नहीं कब आती है। इस सारे अरसे में आपने खराब कर लिया। अब लोग आपको सीरियस नहीं लेते, लोग कहते हैं 5 मिनट के बाद आप खोल देते हैं, 5 मिनट के बाद आप बंद कर देते हैं। मिक्स्ड ऑर्डर किसी भी हुकूमत का सबसे बुरी चीज होती है।
चले देखते हैं जी क्या होता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तबाहकारियों से और महफूज रखे, हमारे आवाम को महफूज रखे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मिशन एसार का और जायज़ा लेंगे कि आज मिशन एसार में हमारे साथ कौन मेहमान है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात करें मिशन एसार की, और मिशन एसार जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के हवाले अलखिदमत पाकिस्तान हमारी इसमें मावन है, और हम आज अलखिदमत के ही खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदार हैं खालिद वक्कास। उनको खुश आमदीद कहेंगे अपने शो में। और ख़ास तौर पर मैं ये बात बताऊं कि खालिद वक्कास और ये जो इनकी खैबर पख्तूनख्वा की अलखिदमत है, इसने पेशावर के अंदर एक फ़ूड बैंक कायम किया है। फूड बैंक के अंदर से ज़रूरतमंद अफराद को, ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक राशन पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद इसकी तफसीलात क्या है, हम खालिद वक्कास साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद वक्कास साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा खालिद वक्कास साहब, हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अलखिदमत खैबर पख्तूनख्वा ने ये जो फूड बैंक बनाया है पेशावर के अंदर, इसमें से कौन कौन से अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और आप लोगों का क्या प्लान है, और अब तक आप लोग क्या कर चुके हैं? बुनियादी तौर पर इस पूरे वबा में अलखिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक 68,167 फूड पैक तकसीम किए हैं 32 डिस्ट्रिक्ट में। और अच्छा। हमने न सिर्फ पेशावर में बल्कि 32 डिस्ट्रिक्ट में ही इस तरह के छोटे बड़े फूड बैंक बनाए हैं। तो वहीं पर यही सिलसिला है कि मुख्तलिफ अफराद से खैर अफराद से हम तावन लेते हैं और वहीं पर उसकी पैकिंग होती है। वहीं से फिर जो डेटा हमने मुख्तलिफ कम्युनिटीज का लिया हुआ है, जो बेवा है, माजूर है और यतीम है, इसके अलावा जो दिहाड़ीदार मजदूर है और मुख्तलिफ तबकों के लोगों का, उसी डेटा में उनके घरों तक ये तरकीब पहुंचाई जा रही है। तो पेशावर में भी फूड बैंक है और इसके अलावा सूबे के तमाम बड़े छोटे शहरों में इस तरह के छोटे बड़े फूड बैंक है। और अभी जो पेशावर में हमारा फूड बैंक है, इसमें 4000 तक फूड बैंक पैकिंग तैयारी का अमल आजकल जारी है। इससे पहले भी ये तरतीब जारी है और आने वाले दिनों में हमारा प्लान है कि रमजान तक इंशाअल्लाह हम 5 लाख खानादानों तक, रमजान के आखिर तक, ईद तक हम 5 लाख खानादानों तक ये फूड पैकेज पहुंचाए। अच्छा, 5 लाख खानदान तक। अच्छा, मुखय्यर हजरात के बारे में बताइएगा कि जो मुखय्यर हजरात हैं या जो डोनेट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनका एक तो रिस्पांस कैसा है आप लोगों को, और आप लोग ख़ास तौर पर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनसे कोई अपील करना चाहिए कि आपको किन चीज़ों की इस वक्त के हालात के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है? असल में तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 15-20 सालों से इसी तरह आफतें और डिजास्टर रहे, लेकिन इसकी नोयत थोड़ी सी जुदा है। तो हमने यहाँ पर ये मॉडल डेवलप है कि हर जिला और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर खुद लोग जो है वो तावन हासिल करे खैर हजरात की और वहीं पर वो तकसीम करे। तो ये अब आपके जरिए से भी और जितने भी हमारे दोस्त मीडिया के जरिए से हम यही अपील करते हैं कि अब लोगों की बुनियादी जरूरत वो फूड खुराक की है, इसलिए कि हाँ शिद्दत आ गई है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में और उससे मरने वालों की, वफात पाने वालों की, हमारे पेशावर में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और लॉकडाउन का सिलसिला अब मजीद जारी है और लगता यह है कि ईद तक इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो लोग घरों तक महसूर है, उनके लिए खुराक की फराहमी और उन तक खुराक पहुंचाना एक बहुत बड़ा इशू है। अलखिदमत के रजाकार और वॉलंटियर मैदान में है, लेकिन हमें उन सब लोगों को तावन चाहिए जो चाहते हैं कि वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक भी और वो कबायली इलाकों तक भी और वो इलाकों तक जहाँ तक लोगों की रसाई न हो, हम उनकी इन खुराक की सूरत में अमानतों को, उनके सदकात को, उनकी ज़कात को और उनके फितराने को भी हम पहुंचा सकते हैं खुराक की शक्ल में, या उन लोगों की जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। हमने तकसीम के डेटा लिया हुआ है हर जिले के हमारे वॉलंटियर ने, और इसमें हमने 5 कैटेगरी को खुसूसी तौर पर रखा हुआ, जिसमें बेवा भी है, जिसमें यतीम भी है, माजूर भी है। इस तरह मुख्तलिफ कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर है, फनकारों को, उलमा को हमने लिया है। तो ये मुख्तलिफ तबकात और जो दिहाड़ीदार मजदूर है और जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं। जी जी खालिद साहब, ये बताइएगा कि आप तो खैबर पख्तूनख्वा में आपका जो सबसे छोटा यूनिट है, जिसमें सबसे मतलब तहसील लेवल से भी नीचे जो मतलब फॉर एग्जांपल लोकल काउंसिल पे है, किस लेवल पे है, और इस वक्त कितने यूनिट हैं पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में? 32 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। 32 खैबर पख्तूनख्वा के 34 डिस्ट्रिक्ट हम काउंट करते हैं, लेकिन इसमें 32 डिस्ट्रिक्ट में हमारा चीज मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट। सुन, मेरा सवाल यूनियन काउंसिल है,
यूनियन काउंसिल और से नीचे विलेज काउंसिल और नाइबरहुड को हमने लिया हुए, हमने अलखिदमत कमेटी बनाई हुई है विलेज काउंसिल की सतह पर। यूनियन काउंसिल से नीचे एक और सतह जो अभी आजकल है बल्दियाती सिस्टम में, उस सतह पर हमारी वॉलंटियर है, वो सेटअप है, और उस सेटअप के अंदर वो फंड जमा भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। और थोड़ा बहुत हम सूबे की तरफ से जो हमारे कमजोर 10 अजला है, जिसमें शांगला है, जिसमें टांक है, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, खुर्म एजेंसी, इस तरह छोटे छोटे अजला है, लेकिन ये कमजोर है, तो उन अजला को हम सूबे से कोशिश कर रहे हैं और बाकी अजला खुद अपने मददात के तहत लगे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि लोगों का तावन रहे, तो इंशाअल्लाह कुछ किसी हद तक हम लोगों की तकलीफ में कमी कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा खालिद वक्कास साहब के अलखिदमत ज़ाहिर है जमात इस्लामी का एक इदारा है, दीगर मजहबी जमातें, ज़ाहिर है एक मजहबी बड़ा रुझान है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, दीगर मजहबी जमातें जो आपके साथ इंतखाबात के अंदर भी आपकी इत्तेहादी थी, एमएमए में शामिल जमातें थी, वो इस पूरे कार्य खैर में आपके साथ किस हद तक साथ दे रही हैं आप लोगों का? वैसे तो नीचे विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों, मकामी लोगों की कमेटियां हैं, जिसमें उलमा की भी है और आम लोग वो कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे सूबे की सतह पर पूछे तो इस तरह सूबे की सतह पर कोई और इदारा इस तरह नहीं है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, सिवाय हुकूमत के हुकूमत के साथ थोड़ा बहुत हमारा लेजान है। और जहाँ जहाँ हम तो कोशिश कर दे कौन को सपोर्ट है वो हमें सपोर्ट दे सके, डीसी से राब्ते है। लेकिन इस तरह पॉलिटिकल जुमातों की सतह पर मैदान में इस तरह अमलन कोई सियासी या मजहबी जुमात इस तरह नहीं है कि जिसको हम कह सकते कि हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है और वो हम उनके साथ या वो हमारे साथ है। वो हो सकता है विलेज काउंसिल की सतह या मस्जिद महल्ले की सतह पर किसी सही जगह पर हो, लेकिन एज ए होल अगर प्रोविंस वाइज पूछे तो प्रोविंस वाइज तरह कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया खालिद वक्कास साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।